हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा, जिसका नाम क्या है, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस जो है ये हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन ले लो, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले लो, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब तक तो वेटेज आ नहीं है चैप्टर्स का बोर्ड की तरफ से, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन जब आप पिछले सिलेबस को अगर देखेंगे तो ऑसिलेशंस वन ऑफ द बिगेस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। सबसे ज़्यादा वेटेज ऑसिलेशंस का ही होता था, समझे, ठीक है। तो बेसिकली ऑसिलेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ऐसा कोई साल जाता ही नहीं है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम में ऑसिलेशन से सवाल ना आए, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। जेई मेंस में आपको एक दो सवाल मिल जाएंगे, आपको आपके नीट में सवाल मिल जाएंगे, सीईटी में सवाल मिल जाएंगे, एडवांस में एक दो सवाल मिल जाएंगे। और बच्चों को अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत टफ टॉपिक है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इस टॉपिक को सिंपलेस्ट मैनर में समझने की कोशिश करेंगे और आप मेरे साथ में चलते जाइए, लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करिए। हर एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठाते जाऊंगा मैं, फील करेंगे इस चैप्टर को हम लोग, समझे। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इस चैप्टर से आसान कोई चैप्टर है ही नहीं फिजिक्स में, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आइए ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक मैथमेटिकल पार्ट और एक आपका मैकेनिकल पार्ट, समझे, क्लियर है। एक पार्ट में तो सिर्फ मैथमेटिक्स लगेगी, अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आ गई है, बेसिक ही है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव, तो अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह आता है तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। और मैकेनिकल पार्ट तो आराम से फील हो जाता है, तो बेफिक्र रहो, सब समझ में आएगा हमको। इसको शुरू करते हैं। तो ऑसिलेशन जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर, इसमें शुरुआत में ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या कंफ्यूज हो जाता है? ऑसिलेशन चैप्टर में एक वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है। वो क्या वर्ड है? वो वर्ड है आपका SHM। SHM यानी क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर टीचर बच्चे को बता नहीं पाता और बच्चा उसको समझ नहीं पाता है कि ऑसिलेशन और SHM में डिफरेंस क्या होता है, जबकि दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। अभी आपको समझाता हूं मैं। तो बेसिकली आपको ये पहले समझाऊंगा मैं कि ऑसिलेशन किसे कहते हैं और SHM किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है इस तरीके से। तो SHM बेसिकली क्या है, SHM या आपका ऑसिलेशन क्या है, इसको समझने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को देखना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी समझाता हूं, आपको पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ऑसिलेशन क्या है, SHM क्या है। SHM को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑसिलेशंस का आइडिया देता हूं कि ऑसिलेशंस क्या है, क्या होते हैं ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस की बच्चों जब भी बात होगी तब हम लोग बात करेंगे किस चीज की, एक आपका स्प्रिंग मास ऑसिलेटर की। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसका बेस्ट एग्जांपल है। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर क्या होता है? स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसी स्प्रिंग लगी हुई है, उसके साथ में आपने एक मास अटैच किया हुआ है और मास को आपने क्या किया, उस मास को आपने एक सरफेस पे रखा। ये सरफेस का ध्यान रखिएगा, म्यू क्या है, 0 है। इस चैप्टर में हम यही मानेंगे कि जितने भी ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प्ड नहीं है, समझ में आ गया, डैम्पिंग नहीं हो रही है उनकी। अभी बताऊंगा डैम्पिंग वैम्पिंग क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सब कुछ। तो यहाँ पर म्यू क्या है, 0 है। अब इसके बाद क्या मतलब, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ये मतलब हुआ इसका। और स्प्रिंग मास ऑसिलेटर इसको बोलते हैं। अब क्या, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ये वाली पोजीशन को पहले मार्क कर देता हूँ। ये पोजीशन को मार्क कर दिया मैंने। ये पोजीशन पर ऊपर क्या लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन ने mg को बैलेंस कर लिया, ये फोर्सेस बैलेंस हो गए। अब यहाँ तो कोई फोर्स है नहीं, तो स्प्रिंग तो उल्टा फोर्स लगाएगी नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते, पता होगा आपको ये, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में। आप एक रबर बैंड लो, रबर बैंड को एक एंड से पकड़ो और दूसरे एंड से इसको पकड़ के खींचो, फिर छोड़ दो। जैसे आप इसको छोड़ोगे तो रिटर्न जाएगा। रिटर्न क्यों जा रहा है? इस डायरेक्शन में रबर बैंड क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो रिटर्न गया। समझ में आ गया। आप आटा लो, आटे को पकड़ के खींचो फिर छोड़ो, रिटर्न जाता है क्या? नहीं जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो जो आपका आटा होता है, डो होता है, उसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होता है, लेकिन जो आपका रबर बैंड है उसको ऐसे पकड़ के खींचा फिर छोड़ दिया तो वो रिटर्न चला जाता है। क्यों? क्योंकि रबर बैंड के अंदर क्या डेवलप हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स। बिल्कुल वैसे ही काम करेगा कौन, आपका ये स्प्रिंग, समझे। अब ये बिल्कुल भी खिंचा हुआ नहीं है,
जब खिंचा हुआ ही नहीं है तो उल्टे डायरेक्शन में क्या कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगा? नहीं होगा। यानी ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन पे नेट फोर्स क्या है? जीरो है। एफ नेट क्या है? जीरो है। तो ऐसी पोजीशन को बच्चे क्या बोलेंगे हम लोग? मीन पोजीशन। क्या बोलेंगे इनको? मीन पोजीशन। समझ में आ गया? ये सब डिफाइन कराऊंगा, अभी तो यहां तक समझने की अपन कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है इसमें। तो हमारे पास क्या है, मुद्दे पे आते हैं फिर से। हमारे पास स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है और जिस पोजीशन पे अभी वो रखा हुआ है वहां पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से पकड़ के खींच देता हूं, यानी एक्स का डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं उसको मैं। ऐसे पकड़ के मैंने क्या कर दिया, इसको खींचा। खींचने के बाद क्या करेगा? आप खुद बोलो क्या करेगा? खींचने के बाद क्या करेगा? ये खींचने के बाद यहां तक जाएगा, उसके बाद रिटर्न आएगा, फिर यहां पर जाएगा। यानी ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव करने लगेगा, ऐसे आगे पीछे मूव करेगा। इसको क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। समझ आ रहा है क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो ये जो आपका ऑसिलेटर है ये क्या परफॉर्म करेगा? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करना लगेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, यानी ऐसे आगे पीछे वाला मोशन परफॉर्म करेगा। आप तो ये जानते हैं, आप खुद बोलेंगे ये तो ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेशन है। समझ आ गया? तो बेसिक आइडिया तो आपको ऑसिलेशन का है। तो ऑसिलेशन बेसिकली क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। ऐसे टू एंड फ्रो मोशन है। अगर आपको कोई पार्टिकल करता हुआ नजर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? वो क्या कर रहा है? ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आती? क्लियर है? तो ये तो आपको बेसिक आइडिया पहले से था, समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब जो है मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। और क्या? तो यहां पर एक बात हमको समझ में आ रही है कि जब भी कोई पार्टिकल या बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म करती है तो क्या करती है? मीन पोजीशन से, ध्यान से सुनिएगा, मीन पोजीशन से चलना शुरू करती है। यहां से चलती है, यानी पार्टिकल यहां से चलता है, फिर रुक जाता है, फिर रिटर्न आता है, फिर यहां चलता है, फिर रुक जाता है, फिर रिटर्न आता है। यानी बेसिकली क्या होता है? मीन पोजीशन से चला, फिर रुका, ये यहां जाकर के ऐसे यहां जाकर के रुकेगा ना, रुका, वेलोसिटी जीरो हुई, तभी तो फिर रिटर्न आया। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी जब कोई पार्टिकल या बॉडी ऑसिलेट करेगी तो मीन पोजीशन से चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर रिटर्न आ जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर रिटर्न आ जाएगी। तो ऑसिलेशन का फंडा क्या है? ऑसिलेशन में यह चीज आपको याद रखनी है कि जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। और टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करने का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करने का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करने का मतलब यह है कि वो क्या करेगा? ऐसे चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर यहां से क्या होगा? रिटर्न आएगा, फिर यहां चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। ये यहां गया, उसके बाद रुका, फिर रिटर्न आया, उसके बाद यहां पे रुकेगा नहीं, वो यहां पर रुकेगा नहीं, यहां से फिर ओवरशूट करता हुआ क्या करेगा? इनर्शिया की वजह से यहां पर पहुंचेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? उसके बाद फिर यहां रुकेगा, फिर यहां पर उल्टा जाएगा। यानी ऑसिलेशन में क्या हो रहा है? ये पार्टिकल चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर इस डायरेक्शन में चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। कुछ समझ आ गया? अगर ऐसा कहीं मोशन आपको नजर आ रहा है तो आप क्या कहेंगे? वो क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ऑसिलेशंस बोलेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरीके से ये अपने को समझ में आ जाता है कि अपना बेसिकली ऑसिलेशन होता क्या है। ठीक है? समझ में आया? अब जो है मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा जिसमें आपको समझना है कि ये ऑसिलेशन है कि नहीं है। समझ में आ गया? जब हम लोग ऑसिलेशंस के बारे में बिल्कुल श्योर हो जाएंगे ना, कि हम लोग को देख करके पहचानने आ गया कि ये ऑसिलेशन है और ये ऑसिलेशन नहीं है, उसके बाद मैं आपको एसएचएम बताऊंगा। समझे? पहले तो मैं तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा रहा हूं, ऑसिलेशन होता क्या है। समझ आ गया ना? ऑसिलेशन क्या होगा? टू एंड फ्रो मोशन, जिसमें क्या होगा? वो मेन पोजीशन से चलेगा, रुक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। कुछ समझ आया? क्लियर है? तो इस चीज को आपको याद रखना है। ऑसिलेशंस क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। डेफिनेशन अभी लिखाऊंगा सब धीरे धीरे करके, मैं भी बहुत सारे डेफिनेशंस कराऊंगा इसके, अलग अलग टर्म्स अपने को पढ़ने होते हैं इसमें। ठीक है? चलो भी आ जाओ। तो ऑसिलेशंस तो अपने को क्लियर हो गया कि क्या होता है ऑसिलेशन। अब अपन क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन से ऑसिलेशंस हैं और कौन से ऑसिलेशंस नहीं है। आप खुद डिसाइड करेंगे। मैंने इतना अच्छे से दिमाग में बैठाया है कि आप खुद डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑसिलेशन है और कौन सा नहीं है। फिर अपन आगे जाएंगे एक स्टेप पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसएचएम या नॉन एसएचएम। ठीक है? अभी समझते हैं। आओ, मान लीजिए कि आपके पास सन है। क्या आपके पास सन है? और सन के आसपास क्या कर रहा है? अर्थ ऐसे क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। या आपका अर्थ है। समझ में आ गया? इस तरीके से क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है।
ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया, ये पहला हो गया। उसके बाद और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। और एग्जाम्पल क्या है? और एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूं, जैसे आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, ऐसे इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इस तरीके से पहले इधर जाता है, फिर रिटर्न आता है, फिर इधर जाता है। ये दूसरा तुम्हारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना अभी। तीसरा एग्जाम्पल क्या करता हूं मैं, घर में वो चाय का प्याला होता है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कटोरा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम गरीबों का कटोरा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये ऐसे क्या करते हैं, चाय का हमारा प्याला हम लोग ने ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, ऐसे एक प्याला ले लिया और प्याले के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक मार्बल डाल दिया। क्या डाल दिया? एक मार्बल डाल दिया। समझ में आ गया? तो एक मार्बल डाल दिया मैंने, वो मार्बल इसके बाद यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया, तो मार्बल क्या करेगा, मार्बल जो है ऐसे जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे जाएगा और इस तरीके से मूवमेंट होगा उसका। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। कुछ समझ आया? क्लियर है? चलो भाई, तो तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल जो होगा हमारा, उसको देखो अभी। चौथा एग्जाम्पल क्या है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक स्प्रिंग ले ली और स्प्रिंग के साथ में एक मास को अटैच कर दिया मैंने। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये और उसको क्या कर दिया, ये ऑब्वियसली क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा, फिर नीचे से खींच करके मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये आपको देखना है, आपको खुद से पहचानना है ऑसिलेशन होगा या नहीं होगा। फिर फिफ्थ वाला क्या होगा हमारा, ठीक है, ये चार एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग के पास एक घड़ी है, समझ में आ गया, एक घड़ी है हमारे पास, और वो घड़ी जो है उसमें क्या होंगे, ऐसे आपके हैंड्स होंगे, है ना, कांटे जो होते हैं उसको हम लोग हैंड्स बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इस तरीके से क्या होगा, उसमें कुछ हैंड्स होंगे, ठीक है, ऐसे हैंड्स होंगे। तो उसको भी समझने की कोशिश करोगे। ये जो हैंड्स का मोशन होगा ना, ये हैंड्स का जो मोशन होगा वो आपको देखना है कि वो ऑसिलेशन है कि नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसके बाद सिक्स्थ वाला, आपने जब क्या किया होगा ना, अगर आपने बाइक चलाई होगी और बाइक चलाते वक्त आप क्या करते हो ना, एक्सेलेरेटर को जब क्या करते हो, तेजी से घुमाते हो तो खटखट 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 आवाज आती है उसके अंदर। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है, उसका जो इंजन होता है, ये पढ़ाऊंगा तुमको मैं, इंजन जो होता है, वो इंजन जो बेसिकली है ना, उसके अंदर ऐसे पिस्टन लगा हुआ होता है। समझ में आ गया? और जैसे आप एक्सेलेरेटर को क्या करते हो, तेजी से घुमाते हो, तो ये पिस्टन जो है ना, वो क्या करता है, ऐसे खटखट खटखट, यानी नीचे ऊपर ऐसे मोशन परफॉर्म करता है। समझ में आ गया? ऐसे नीचे और ऊपर क्या करता है, ऐसे मोशन परफॉर्म करता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये आपका एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद और एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, जैसे आप झूला झूल रहे, समझ में आ गया, स्विंगिंग, है ना, कोई झूला झूल रहा है, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके सामने दे दिए हैं। अब जो है, मैंने आपको ऑसिलेशन तो समझा दिया कि ऑसिलेशन क्या होता है। अब जो है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑसिलेशन है और कौन सा ऑसिलेशन नहीं है। बताओ, इनमें से कौन सा ऑसिलेशन है और कौन सा ऑसिलेशन नहीं है। चलो पहले पे चर्चा करते हैं। ऑसिलेशन कब होगा? चलेगा, रुक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर इस डायरेक्शन में चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, तभी तो ऑसिलेशन होगा। मुझे बताओ, क्या अर्थ ऐसे चलता है, फिर यहां रुक जाता है, फिर रिटर्न आता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अर्थ तो सिर्फ क्या होता है, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। तो ये वाला मोशन, अर्थ का जो मोशन है सन के आसपास, वो ऑसिलेशन नहीं है, ये ऑसिलेशन नहीं है। समझ आ गया? इसको देखो, आपका जो सिंपल पेंडुलम क्या हो सकता है, एक तुमने धागा लिया, नीचे तुमने क्या कर दिया, कोई बॉल लगा दिया, उसको तुमने ऐसे पकड़ा हुआ है, बॉल को एक साइड पे लेके जाओ, छोड़ दो, वो क्या करेगा, ऐसे परफॉर्म करेगा मोशन। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब क्या, ये इसकी मेन पोजीशन, यहां से ये इधर गया, फिर रुक गया, फिर रिटर्न आया, फिर इधर गया, फिर रुक गया और फिर रिटर्न आया। तो इसका मतलब ये ऑसिलेशन है कि नहीं है? है ये ऑसिलेशन। क्यों? क्योंकि चला, फिर रुका, फिर रिटर्न आया, फिर इस डायरेक्शन में चला, फिर रुका, फिर रिटर्न आया, ये ऑसिलेशन है। कुछ समझ आ रहा है? चलो भाई, ये बताओ, प्याले के अंदर कोई अपन ने मार्बल डाला हुआ है, तो ये ऑसिलेशन है कि नहीं है? देखो, चला, ये यहां से, एक्चुअली यहां से ना अपन इसको ऐसी थोड़ी सी रफ्तार देते हैं, यहां पर था वो, यहां पर अपन ने क्या कर दिया, इसको ऐसे हिट किया, हिट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे हिट करेंगे तो ऊपर जाएगा, यानी चला, उसके बाद रुका,
रुकने के बाद क्या होगा, फिर रिटर्न आया, रिटर्न आया, उसके बाद क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इधर आएगा। यानी ये ऐसे परफॉर्म कर रहा है, चला फिर रुका, समझ आ रहा है, ऐसे चला फिर यहां पर रुका, और रुकने के बाद यहां पर रिटर्न आया, फिर इस डायरेक्शन में चला, फिर यहां रुका और फिर रिटर्न आया। तो इसका मतलब ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन, ये भी ऑसिलेशन है। समझ में आ गया, इसको भी ऑसिलेशन बोलेंगे। समझ में आ गया। इसका बताओ, ये तुमने स्प्रिंग ली, एक मास उसके साथ अटैच कर दिया, इसको पकड़ के तुमने खींचा और छोड़ दिया, अबे क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। समझ में आ गया। ऐसे अगर ये मूव करेगा तो ये क्या करेगा, चलेगा फिर रुकेगा, फिर क्या होगा, रिटर्न आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। यानी ये भी क्या है, ये भी ऑसिलेशन है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो भाई, इसका बताओ, घड़ी के जो हमारे कांटे होते हैं, जो हैंड्स होते हैं, क्या वो ऑसिलेट कर रहे हैं, क्या वो ऐसे चल करके कांटा ऐसा चलता है फिर रुक जाता है फिर रिटर्न आता है, नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो चलता ही रहता है। समझ आ गया। तो ऐसा मोशन है कुछ, समझ आ रहा है, फर्स्ट वाले के जैसा। तो ये ऑसिलेशन नहीं है। तो हमारे क्लॉक के हैंड्स ऑसिलेट नहीं करते, वो तो रोटेट करते हैं और उसका पार्टिकल सर्कुलेट करता है, पहले भी बताया था तुमने। पिस्टन बोलो भाई, मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, उसके बाद चलेगा फिर रुक जाएगा फिर रिटर्न आएगा, फिर उल्टे डायरेक्शन में चलेगा फिर रुक जाएगा फिर रिटर्न आएगा, मतलब ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये भी क्या है, ऑसिलेशन है। समझ आ गया। अब कोई झूले में बैठ के झूल रहा है, झूले में बैठ के जो झूल रहा है, तो चला, उसके बाद ऐसे चला फिर रुका फिर रिटर्न आया, फिर उस डायरेक्शन में चला फिर रुका फिर रिटर्न आया, तो वो भी क्या है, ऑसिलेशन है। कुछ समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। आपकी सीविंग मशीन है, सीविंग मशीन की निडल जो होती है वो भी क्या करती है, ऑसिलेट करती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो जहां पर भी आपको टू एंड फ्रो मोशन नजर आ रहा है, आप क्या बोलेंगे, वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें से कौन कौन ऑसिलेशन नहीं है, इसमें से ये एक ऑसिलेशन नहीं है और ये भी क्या है, ऑसिलेशन नहीं है। ये दो चीजें ऑसिलेशन नहीं परफॉर्म कर रही है। तो जो ऑसिलेशन नहीं परफॉर्म कर रहा है वो आप समझ गए, और जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है वो भी आप समझ गए। तो जो नहीं कर रहा है अभी हमको उससे कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो बाकी पढ़ के क्या मतलब है, हमको ऑसिलेशन पढ़ना है, तो हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑसिलेशन ये परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है। समझ आया, क्लियर है। सीविंग मशीन की नीडल भी ऑसिलेशन परफॉर्म करती है, वो भी अपने को पता है। झूला भी क्या करता है, ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, वो भी अपने को पता है। ठीक है ना। तो यहां पर जो अपना स्विंग है वो भी ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, फर्स्ट में लिख देते हैं। और नीडल ऑफ सीविंग मशीन, सीविंग मशीन की जो नीडल है वो भी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है, वो मैं लिख दे रहा हूं। अब जो है ये तो समझ में आ गया कि ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम ये डिसाइड करेंगे, अब हमें डिसाइड करेंगे कि किन का ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और किन का ऑसिलेशन एक आर्क में हो रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो कौन से ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं और कौन से ऑसिलेशन आर्क में हो रहे हैं, समझ में आ गया। इसको देखो, ये आपका जो स्विंग होगा कुछ इस तरीके से होगा, समझ में आ गया, ऐसे कुछ होगा वो, समझ आ रहा है। ये ऐसे परफॉर्म करेगा, स्विंग जो है वो क्या करेगा, ऐसे कुछ ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ी है स्विंग, स्विंग क्या कर रहा है, एक आर्क में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ये वाला जो आपका आर्क में ऑसिलेशन होता है, इसको बच्चों कहते हैं एंगुलर एसएचएम। कुछ समझ आ रहा है। तो वो ऑसिलेशन जो आर्क में परफॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम बोलते हैं। समझ में आ गया। ये भी देखो एक आर्क में ऑसिलेशन तो है, और कैसा है, आर्क में ऑसिलेट कर रहा है, समझ में आ गया। तो ये भी क्या है आपका, एंगुलर एसएचएम। कुछ समझ आ गया। ये भी देखो ऑसिलेट कर रहा है और आर्क में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये भी क्या है आपका, एंगुलर एसएचएम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ये ऑसिलेट कर रहा है लेकिन ये कैसा कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, तो ये क्या है आपका, लीनियर एसएचएम। समझ आ गया। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर एसएचएम। समझ आ गया। उसके बाद नीडल, नीडल कैसे करती है, आर्क में करती है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में करती है, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है आपका, लीनियर एसएचएम। कुछ समझ आ गया। ये भी स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करता है, तो ये भी क्या है आपका, लीनियर एसएचएम। समझ आया, क्लियर है। तो एसएचएम जो है ऑसिलेशन का स्पेशल केस है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पहले तो टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी है। अब टू एंड फ्रो मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो बोलेंगे लीनियर एसएचएम, अगर टू एंड फ्रो मोशन आर्क में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, एंगुलर एसएचएम। समझ आया, क्लियर हो गया। तो अब मैं तुमको यहां पर फॉर्मली लिख करके देता हूं। आई होप मैंने पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट कर दिया।
ये क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं लेक्चर को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस तक लेके जाता हूं उसको मैं। तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया, सबसे पहले ये समझाया तुमको कि ऑसिलेशन और एसएचएम में डिफरेंस क्या होता है। कोई छोटा बच्चा भी होगा ना 5th स्टैंडर्ड का, उसको भी समझ में आ जाएगा ये क्या बात कर रहे हैं सर, किसको ऑसिलेशन बोलेंगे और किसको एसएचएम बोलेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आ जाओ, तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या हमारा, अभी देखो ध्यान से, अभी तो बेस बनाया है तुम्हारा मैंने, बिल्कुल घबराना नहीं है चैप्टर में, एकदम मजा आने वाला है तुमको। जहां जहां लोग समझते हैं ना फील नहीं करा पाएंगे, फील कराएंगे अपन तुमको इंशाल्लाह। आओ देखो ध्यान से। तो बच्चों अपने को एक बात तो समझ में आ गई कि ऑसिलेशंस जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं टू एंड फ्रो मोशन। समझ में आ गया। अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन क्या होता है लिखाऊंगा अभी फिर, लेकिन आपको बताया था मैं, मीन पोजीशन मतलब जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो मीन पोजीशन एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। ऑसिलेशन की दो कैटेगरी बच्चों आपको पढ़नी है, एक कौन सा है लीनियर एसएचएम, एक कौन सा है आपका एंगुलर एसएचएम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो एक होगा आपका लीनियर एसएचएम और दूसरा आपका क्या है एंगुलर एसएचएम है। लीनियर एसएचएम मतलब क्या, टू एंड फ्रो मोशन। एंगुलर एसएचएम मतलब क्या, टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन एक ऐसा टू एंड फ्रो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, और ये ऐसा टू एंड फ्रो मोशन जो आर्क में परफॉर्म हो रहा है। समझ में आ गया, टू एंड फ्रो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन को बोलेंगे लीनियर एसएचएम। 90% अपने को यही पढ़ना है सेप्ट में, 10% हम लोग एंगुलर की बात करेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेशन है ना ये भी, तो टू एंड फ्रो मोशन तो है ही है, लेकिन इन एन आर्क। एक आर्क में अगर क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो क्या है आपका एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने आपका बेस बना दिया। तो बताओ अब तक क्या क्या पढ़ा तुमने, तुमने अब तक ये पढ़ा कि ऑसिलेशन क्या होता है। क्या होता है ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन या अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टू एंड फ्रो मोशन हमारा ऑसिलेशन। और आपका मीन पोजीशन कैसी पोजीशन है, जहां पर आपका नेट फोर्स क्या है, जीरो है, उसको मीन पोजीशन कहते हैं। ऑसिलेशंस की दो कैटेगरी आपको पढ़नी है, यानी टू एंड फ्रो मोशन की दो कैटेगरी पढ़नी है। एक आपका क्या है लीनियर एसएचएम, दूसरा आपका क्या है एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हम बोलेंगे लीनियर एसएचएम। टू एंड फ्रो मोशन अगर एक आर्क में परफॉर्म हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये एंगुलर एसएचएम है। 90% क्या पढ़ना है अपने को, लीनियर एसएचएम के बारे में पढ़ना है। समझ आया, क्लियर है। तो ये तो अपने को अब समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसमें आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसके और चीजें बताने की कोशिश करूंगा। पहले अपन क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें देखेंगे भी धीरे धीरे करके, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना प्रॉपरली, नोट्स बनाओ खुद से, तभी चीजें याद रहेंगी। नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ याद रहने वाला नहीं है तुमको, ठीक है। चलो आ जाओ। अब जो है बच्चों अपने को ऑसिलेशन तो समझ में आ गया, एक हो गया लीनियर एसएचएम और दूसरा क्या होगा अपना एंगुलर एसएचएम हो गया। तो अपना क्या है ऑसिलेशंस है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या है देखो ध्यान से। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करनी है मुझे। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में एक और छोटा सा टर्म रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। मैं आऊंगा उसके ऊपर, अभी मैं बताऊंगा वो क्या है, ठीक है। यहां तक तो आपको पहले समझना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज होती है, तो उसको समझने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई पार्टिकल, आपने देखो कई तरीके के मोशन पढ़े हुए हैं। आपने सबसे पहले ये पढ़ा जब आप 11th में आते हैं, तो कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। समझ आ गया, रेक्टिलिनियर मोशन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। इसका आपने मैथ्स में इक्वेशन पढ़ा y = mx + c, स्ट्रेट लाइन में चलता है ना वो। अरे भाई मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है। कोई ऐसा फिजिक्स का टीचर हो ही नहीं सकता जिसको मैथ्स नहीं आता। अगर फिजिक्स नहीं है तो मैथ्स का कोई भी काम नहीं है। देखो याद रखो, फिजिक्स उन चीजों की स्टडी है जो एग्जिस्ट करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। फोर्स है, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन आपको दिखाई, कभी देखा किसी ने फोर्स, नहीं देख सकते आप। मोमेंटम है बॉडी के पास, देखा तुमने मोमेंटम, नहीं, तुमको दिखाई नहीं देती वो। फिजिक्स उन चीजों की स्टडी है जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन दिखाई नहीं देती। मैथमेटिक्स उन चीजों की स्टडी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती।
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मैथमेटिक्स उन चीजों की स्टडी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझे? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो बेसिकली y इज इक्वल टू क्या है आपका mx प्लस c, ये जो है आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। तो कोई पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करता है तो क्या है वो, यही तो उसकी इक्वेशन है। बिना फिजिक्स के मैथ्स का कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया? फिजिक्स आकर के उसको मतलब देता है, ठीक है? चलो भाई, तो ये हो जाएगा पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज आपने देखा कि पार्टिकल क्या कर रहा है जब सर्कल में घूम रहा है। पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो सर्कुलर मोशन के लिए आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपके सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन है। ये इसका क्या है, रेडियस क्या है, आर है, ये अपने को समझता है। फिर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी पढ़ा था। कोई पार्टिकल अगर क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसके प्रोजेक्टाइल मोशन का आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू क्या है, एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये चीज आपको समझनी है। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप कोई मोशन पढ़ रहे हैं तो आपको उस मोशन की इक्वेशन लिखनी होती है। क्यों लिखनी होती है? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है, उस पार्टिकल के मोशन के बारे में आपको बहुत कुछ बताता है वो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर? तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जब भी कोई क्या पढ़ा, मोशन पढ़ा, तो हमने क्या कर लिया, हमने उसकी इक्वेशन पढ़ी। ये हम 10th में ही पढ़ लेते हैं, इस वजह से 11th में बताते नहीं है, या आप 11th में आके पढ़ते हैं। समझ में आ गया? और उसके बाद ये वाला तो आपको प्रॉपर्ली डिराइव कराया जाता है क्लासरूम में, समझे? क्लियर हो गया? अच्छा, तो हमने जब जब मोशन पढ़े तो इक्वेशन ऑफ मोशन उसकी हम लोगों ने लिखी। तो हम एक नए टाइप का मोशन अब पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा मोशन? ऑसिलेशन में कौन सा? लीनियर एसएचएम। हम एसएचएम पढ़ने चाह रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमको उसकी भी क्या करनी पड़ेगी, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो उसकी इक्वेशन पे आ रहा हूं मैं कि उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये पहले टॉपिक समझ में आ गया। अब मैं बेसिक जो छोटे से डेफिनेशंस है वो करा देता हूं, फिर उसकी इक्वेशन पे आऊंगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब देखो ध्यान से। कुछ छुटपुट डेफिनेशन दिए मैं आपकी बुक में, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। जैसे ऑसिलेशन का तो बता दिया, पीरियोडिक मोशन का बताना रह गया, और लीनियर एसएचएम का बताना रह गया। अभी समझाता हूँ मैं वो क्या है, ठीक है? चलो भाई, तो अभी जो है ऑसिलेशंस का डेफिनेशन हमको पता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वो डेफिनेशन लिख दिया। क्या है? टू एंड फ्रो मोशन about its mean position, ठीक है ना? to and fro motion of a particle about its mean position is called as oscillation। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सेकेंड जो डेफिनेशन होगा वो होगा आपका पीरियोडिक मोशन का। सेकेंड डेफिनेशन किस चीज का है? पीरियोडिक मोशन का। ये पीरियोडिक मोशन क्या है? ऐसा मोशन जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो हम कहेंगे ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है। अ मोशन which repeats itself after a certain interval, ठीक है? आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल, ऐसे लिखो, सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन फिक्स इंटरवल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जो अपने आप को एक तयशुदा वक्त के बाद रिपीट करता है, उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास क्या है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास मून क्या करता है? ऐसे रिवॉल्व करता है, हम लोग जानते हैं। कितना टाइम है उसका? टाइम पीरियड क्या है? 27.3 डेज। समझ में आ गया? जिस पोजीशन से उसने शुरू किया, मान लो यहाँ से शुरू किया, 27.3 दिन के बाद वो वापस से इसी पोजीशन पे आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ऐसा मोशन जो अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, हम क्या बोलेंगे? वो एक पीरियोडिक मोशन है। हैरेस कॉमेट आपको पता होगा, एक ऐसा कॉमेट है जो हर 76 साल के बाद हमको दिखाई देता है, तो वो भी क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है? उसके बाद और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फैन का मोशन ले लो। फैन हमारा है, ये हमारा फैन है मान लो। फैन पे अगर कोई एक पार्टिकल आप लो, तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, फैन घूम रहा है तो पार्टिकल भी घूम रहा है। तो इसे घूमते क्या होगा? एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद पार्टिकल अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा। मान लो 2 सेकंड के बाद ये चला, 2 सेकंड, फिर 2 सेकंड के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, फिर अगले 2 सेकंड के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, फिर अगले 2 सेकंड के बाद फिर यहाँ आ जाएगा। तो समझ में आ गया? तो ये भी क्या है?
एक पीरियोडिक मोशन है। तो वो मोशन जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेंगे वो क्या है, पीरियोडिक मोशन। ज़्यादा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ जो कि अक्सर किताबों में सही नहीं होता है, आपकी बुक में भी दिया है, उसने स्पेशल केस कंसिडर किया है, रियलिटी में वैसा नहीं होता है। मैं लिख करके दे रहा हूँ, मैं समझाता हूँ वो क्या है, आओ समझते हैं। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट every periodic motion is not oscillatory. हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, हर ऑसिलेटरी मोशन अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ रिपीट करेगा, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। समझे, इसको समझाता हूं। आपके पास जो आपका अर्थ है उसके आसपास मून रिवॉल्व कर रहा है, ये ऑसिलेटरी है क्या? अभी समझाया तुमको मैंने। क्या मून चल के रुक जाता है फिर रिटर्न आता है? नहीं, तो ये ऑसिलेटरी नहीं है, लेकिन ये पीरियोडिक है। क्यों? हर 27.3 दिन के बाद क्या होगा, यहां पर ये अपने पोजीशन को रिपीट करेगा, यानी उसी पोजीशन पे रिटर्न आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये ऑसिलेटरी तो नहीं है लेकिन पीरियोडिक है। समझ में आ गया? अब क्या, आप एक स्प्रिंग ले लो, मास अटैच कर दो, पकड़ के खींचो, ऑसिलेट करेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां से शुरू किया, यहां गया, रुक गया, फिर रिटर्न आया, इसके बाद यहां गया, रुक गया, फिर रिटर्न आया। यहां से यहां जाने में ये इधर 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 जाने में 2 सेकंड लगा। समझ में आ गया? फिर जब 2 सेकंड गुजर गए फिर यहां जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर अगले 2 सेकंड में रिपीट करेगा, फिर अगले 2 सेकंड में वही रिपीट करेगा, फिर अगले 2 सेकंड में वही रिपीट करेगा। तो ये तो ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है। ये तब तक ही है जब तक म्यू क्या है, 0 है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जब तक म्यू 0 है। यहां पर आपने इसको फ्रिक्शनलेस माना है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, फ्रिक्शन होता है। तो ये पहले वाले में यहां तक गया, फिर रिटर्न आया, फिर यहां तक गया। अगले ऑसिलेशन में यहीं तक कहीं जा पाएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो जाएगा और हम उसको कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। समझ आ रहा है? तो ये यहां से यहां तक जाने में क्या कर रहा था, अलग टाइम ले रहा था। अब तो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब क्या होगा, और अलग टाइम लेगा, मतलब उससे कम टाइम लेगा अब तो। समझ आ रहा है? यानी क्या, पहले ऐसे हो रहा था, पहले ये ऐसे हो रहा था। समझ आ गया? उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये ऐसे यहीं तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर यहीं तक जाएगा, उसके बाद तो रुक ही जाएगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले वहां तक जा रहा था, उसके बाद फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और कम, ऐसे करते करते क्या होगा, फाइनली वो रुक जाएगा, डैम्पिंग हो जाएगी उसकी। समझा कि ऑसिलेटरी तो है लेकिन यहाँ पर पीरियोडिक नहीं है अगर म्यू को कंसिडर कर लिया जाए। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 अगर मान लिया जाए, म्यू 0 माना था ना पहले, तब ऑसिलेटरी भी था, पीरियोडिक भी था। समझ आ गया? तो ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ तभी वैलिड है जब हम क्या कर रहे हैं, डैम्प ऑसिलेशन को निगलेक्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग डैम्ड ऑसिलेशन, जो ऑसिलेशन रुक जाते हैं। ये उन्हीं ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं कि एक बार ऑसिलेट करवाया, अब ऑसिलेट करते ही रहेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ये उन ऑसिलेशंस की बात कर रहा है। तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। समझे? क्लियर हो गया? तो हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? जब म्यू को 0 माना तो पीरियोडिक भी था, ऑसिलेटरी भी था। समझ में आ गया? हो गया। जब म्यू को 0 नहीं माना तो ऑसिलेटरी तो है लेकिन पीरियोडिक नहीं है। समझ में आ गया? और ये तो हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता है, ये तो अपने को समझ में आ गया। तो ये जो है ये स्टेटमेंट तभी वैलिड है जब we are neglecting the damped oscillations, we are neglecting the damping of the oscillator। समझ में आ गया? क्लियर है? ऑसिलेटर की डैम्पिंग को निगलेक्ट करोगे तभी वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। समझ आ गया? क्लियर है? चलो भाई, अब सब टीचर यही पढ़ाते हैं, किताब में यही दिया हुआ है, लेकिन मैं बच्चों को प्रॉपर चीजें बता रहा हूं इस वजह से क्योंकि एडवांस में ये सब चीजों में फंसा लेगा तुमको। IIT ऐसे सवाल पूछता है जो तुमने कभी देखे ही नहीं है। कोई भी एग्जाम हो IIT का, वैसे तुमको सवाल पूछेगा जो तुमने कभी देखे नहीं है सवाल। समझे? ऐसे सवाल पूछेगा तुमको। ठीक है? तो ये तो तुमको समझा दिया मैंने कि अभी बेसिकली हमारा ऑसिलेशन क्या होता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अभी चर्चा करनी है। पीरियोडिक मोशन समझा दिया और वो स्टेटमेंट भी समझा दिया मैंने कि क्या स्टेटमेंट है वो। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या मुद्दा है हमारा? हमारा मुद्दा है
सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसएचएम कहते हैं। समझ में आ गया। हम खास करके अभी लीनियर एसएचएम की ही बात करेंगे। हम आगे जा करके हमारे सिलेबस में भी एंगुलर एसएचएम आ गया है, तो आगे जा करके एंगुलर की भी बात करेंगे, लेकिन खास करके अभी लीनियर एसएचएम की बात करेंगे। मैंने कहा था 90% क्या पढ़ना है, लीनियर एसएचएम पढ़ना है तुमको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक वही वाला बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर वाला, जिससे आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है कि जब भी आप क्या करोगे, ऐसे आपके पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग को पकड़ के तुमने खींचा, ऐसे तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये उल्टे डायरेक्शन में क्या लगाता है बच्चों, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या लगाता है उल्टे डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स लगा देता है। समझ में आया, क्लियर है। तो याद रखना, स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे, ठीक है। खींच रहे थे तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगाया पीछे, और अगर इसको कंप्रेस कर दिया तुमने इधर पे फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल, इसको कंप्रेस कर दिया अगर तुमने, तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। यानी जब तुम उसको खींच रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जब तुम उसको कंप्रेस कर रहे हो तब क्या कर रहा है, ये उस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो ये चीज को याद रखना। उसको क्या कहते हैं, जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये अपना जो है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको कंक्लूजन निकाल करके दूंगा यहां से, ठीक है। चलो आ जाओ। तो हमारे पास बच्चों एक क्या है, एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के साथ में एक आपका मास m का ऑसिलेटर अटैच्ड है, ठीक है। अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, बिल्कुल खिंचावा नहीं है, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं है। समझ में आ गया। ये आपकी जो पोजीशन है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन। समझ में आ गया। ये वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन। समझ में आ गया। तो ये अपनी मीन पोजीशन है। समझ में आती बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, ये आपका जो है आपका नेचुरल लेंथ है, और नेचुरल लेंथ पे है, और ये क्या है अपनी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब क्या, जहां पर एफ नेट क्या है उसका 0 है, नेट फोर्स उस पर 0 है। अब आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब आप क्या करते हो, अब इसको आप पकड़ के खींचते हो। जैसे आप इसको पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे बढ़ा देता हूं, ठीक है। ऐसे पकड़ के खींचोगे तो खींचने से ये कहीं यहां पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो आपने क्या कर दिया, इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे दिया। इधर पे खींचा ना तुमने, तो उसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया, यानी इसको खींचा और यहां तक खींचा और उसके बाद छोड़ दिया। तो ये वाली पोजीशन जो होगी ना बच्चों, उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन वो इसका लिटरल मीनिंग कि उसके आगे जो जाने पाए, एक्सट्रीम है वो। समझ में आ गया, जिसके आगे वो जाना पाए। समझ में आया, क्लियर है। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया। मुझे बताओ रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, ये लग रहा होगा। इमेजिन करो खुद से, तुम स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे खींच रहे हो, तो स्प्रिंग कहां खींच रही होगी, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। स्प्रिंग क्या कर रही होगी, ऑसिलेटर को यहां खींच रही होगी उल्टे डायरेक्शन में। तो ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। समझ आया, क्लियर हो गया। चलो भैया अपने को समझ में आता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है, तो रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्शन में है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ये ऐसे आप इसको पकड़ के अपन ने यहां तक खींचा, खींचने के बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, यहां तक आएगा, उसके बाद ये रिटर्न जाएगा पीछे। क्यों, क्योंकि इनर्शिया है। इनर्शिया क्या बोलता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यहाँ तक, यहाँ पर था, अपन ने इसको वहां पर छोड़ दिया, फिर यहाँ पर आएगा रिटर्न, यहाँ पर रुकेगा नहीं, अब वो इस पोजीशन को ओवरशूट करता हुआ पीछे चले जाएगा। तो ऐसे स्पिनिंग क्या हो जाएगी, अब कंप्रेस हो जाएगी और ये यहाँ तक कहीं पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो इस तरीके से ये अपने पास क्या है, ये पोजीशन आ गई। समझ में आ गई। ये भी क्या है इसका एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम, उसको क्या बोलेंगे राइट एक्सट्रीम। राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये अपना क्या है लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आया, क्लियर है। अब जो है हमने इसको डिस्प्लेसमेंट का है, देखो मीन के रिस्पेक्ट में यहाँ बैठ करके देखेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, मीन से डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगाएगी, अब स्प्रिंग जो है फोर्स लगाएगी ये डायरेक्शन में। इमेजिन करो स्प्रिंग को तुम इधर से क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो स्प्रिंग क्या करेगी, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये डायरेक्शन में होगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। अब क्या, यहां से तुमने कुछ कंक्लूजन निकाले, वो क्या कंक्लूजन है पता है तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जब भी क्या होगा आप इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे या ऑसिलेट करेगा, तो देखो ये जो आपका फोर्स है और आपका डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे वो राइट एक्सट्रीम की तरफ जाए या वो लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जाए। देखो लेफ्ट एक्सट्रीम में आने पे डिस्प्लेसमेंट इधर था, तो ये फोर्स उधर लग रहा था। समझ में आ गया। तो पहला कंक्लूजन क्या निकाला तुमने,
सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकाला इससे? सबसे पहला कंक्लूजन निकाला कि जब भी कोई बॉडी लीनियर एसएचएम परफॉर्म करेगी तो उसमें पहला कंक्लूजन ये होगा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वो क्या होंगे? ऑपोजिटली डायरेक्टेड होंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समझ आया? क्लियर है? उसके बाद एक और चीज है, तुम जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दोगे ना, यानी जितना ज्यादा उसको खींचोगे ना, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो उसमें दूसरा कंक्लूजन ये है, ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां इसको लिख देते हैं। दूसरा कंक्लूजन ये है कि एफ एंड एक्स बार आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? जितना ज्यादा तुम क्या करोगे, जितना ज्यादा तुम डिस्प्लेसमेंट दोगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगने वाला है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? टू वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। समझ में आ गया? क्लियर है? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहां पर तो रिस्टोरिंग फोर्स तो जीरो था। क्यों? अरे भाई खींचा ही नहीं है। जब स्प्रिंग खींची ही नहीं है तो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी क्यों स्प्रिंग? तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां तो जीरो है। जब यहां खींचा तुमने, यहां उसको तुमने खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन देखो किस तरफ है? मीन पोजीशन है क्या? तो रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है। और जब ये कंप्रेस हो गया तब भी रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर है? मीन पोजीशन की तरफ है। यानी तीसरा कंक्लूजन ये आएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा क्या होगा? मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। समझ में आ गया? तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तुमने निकाले। क्या कंक्लूजन निकाला? पहला, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सबसे पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दोगे उतना ज्यादा क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। समझ में आ गया? क्यों ऐसा? क्योंकि ये चीज तुमने पढ़ी हुई है, ये चीज तुमने पढ़ी हुई है 11th स्टैंडर्ड में कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो F इज इक्वल टू माइनस KX होता है। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो दूसरा कंक्लूजन ये है। समझ में आ गया? क्लियर है? आपने डिस्प्लेसमेंट 4 का दिया, रिस्टोरिंग फोर्स 2 का लगा। आपने डिस्प्लेसमेंट 5 का दिया, रिस्टोरिंग फोर्स 3 का लगना शुरू हो गया। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। समझ में आ गया? उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स का हमेशा डायरेक्शन क्या होता है? मीन पोजीशन की तरफ। ये मीन पोजीशन है। यहां पर जब यहां था राइट एक्सट्रीम पे था तब भी मीन पोजीशन की तरफ, और जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे आया तब भी क्या है? वो मीन पोजीशन की तरफ। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है। ये 3 पॉइंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीनियर एसएचएम के। समझ आया? क्लियर है? तो इस तरीके से ये अपने को समझ में आता है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैथमेटिकली लिख देता हूं। आई होप मैंने इसको डिटेल में समझाया है। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक है? चलो, 3 कंक्लूजन्स है, उसको मैं मैथमेटिकली लिखता हूँ। मैथमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। वो हमारे काम को आसान कर देता है। देखो अभी कितना आसान करेगा। दैट इज एफ बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बार। वो 2 पॉइंट जो आपने लिखे हुए थे, आपने लिख दिया ना उसको इतना शॉर्ट में कि एफ बार एक्स बार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस है मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। समझ में आ गया? देयरफॉर अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे हम लोग। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बताओ क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस KX बार। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। ठीक है? बट जो आपका फोर्स होता है बच्चों, वो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो m इंटू ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये जो चीज़ है इसकी जगह पर ये पुट कर देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा? KX बार हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए बार इज इक्वल टू माइनस K/m इंटू एक्स बार हो जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर कंसिडर करेंगे तो a इज इक्वल टू माइनस K/m इंटू एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? एंड लेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K/m। ये कुछ नया आ गया, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। ये बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं इसके अंदर। ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से अभी प्रकट हो गया? इसकी इंपॉर्टेंस मैं आगे समझाऊंगा जब मैं आपको फेज समझाऊंगा। वो फेज में ही बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। ये समझ में आ गया? देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा एम K/m की जगह क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
समझ में आ गया। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट बोल दो आप उसको, समझ में आ गया। ये हो जाएगा आपका, और m क्या है, मास है, तो दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये है आपका कंडीशन फॉर लीनियर SHM। ये लीनियर SHM की कंडीशन है। अगर कोई आपको पूछेगा, अभी क्वेश्चंस आएंगे आगे जा करके, आपको बोलेगा बताओ कि ये पार्टिकल जो है, जो चल रहा है, वो लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अगर कोई पार्टिकल ये वाले कंडीशन को ओबे करता है, इसका मतलब वो लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है। समझ आया, क्लियर है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना और याद रखना है। क्लियर हो गया, चलो भाई ये हो गया। आप डेफिनेशन पे आते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तीसरा डेफिनेशन लीनियर SHM। इसमें याद रखिएगा ये क्या होता है, लीनियर SHM इज लीनियर हार्मोनिक, वर्ड आ रहा है इसके अंदर, पूरा लिख देता हूं मैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल ही लीनियर को डिनोट करता है, तो यहां पर सिंपल का मतलब ही क्या होता है, लीनियर। हार्मोनिक का मतलब होता है बच्चों पीरियोडिक। हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक। समझ में आ गया। मोशन तो मोशन हुआ, समझ में आ गया। हार्मोनिक के बारे में और चर्चा करूंगा मैं, तो आपको फूरियर बताने के चक्कर में था कि मैं आपको फूरियर समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा वो ज़्यादा हो जाता, तो इस वजह से फूरियर को डिस्कस नहीं किया, वरना फूरियर बड़ा मज़ा आता पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो भैया जाओ। अभी ये समझ लो कि हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक होता है। एक्चुअली हार्मोनिक का मतलब होता है वो फंक्शन जिसको साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके, जिसको साइन या कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक। लेकिन अभी भेजे में जाएगा नहीं ये क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे जाकर के, और साइन और कॉस क्यों ले लिया, टेन क्यों नहीं ले लिया, वो बताऊंगा आगे जाकर के मैं, अभी थोड़ा सब्र करो। तो अभी फिलहाल हार्मोनिक का मतलब क्या है, पीरियोडिक। तो लीनियर पीरियोडिक मोशन, लीनियर है क्यों, स्ट्रेट लाइन में है, इस वजह से लीनियर है। पीरियोडिक है क्योंकि म्यू को अपन ने 0 माना है, तो इसका मतलब क्या करेगा, अपने आप को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करेगा। पीरियोडिक है और मूव कर रहा है तो मोशन है। लीनियर पीरियोडिक मोशन इन विच the restoring force is directly proportional, restoring force is directly proportional to the displacement of the particle, displacement of the particle displacement of the particle directly proportional to displacement of both f bar and x bar are oppositely directed। समझ में आ गया। f bar और s bar दोनों के दोनों क्या होंगे, अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे, ब्रैकेट में लिखना है इसको, समझ में आ गया। एंड द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जो कंक्लूजन लिखाए थे उसी को तो लिखा है मैंने कि लीनियर पीरियोडिक मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे जो है कि जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। समझ में आया, क्लियर है। तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, यही मैंने आपको बोला है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिया मैंने। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसको अच्छे से आपको समझना है। अब जो है इसके बाद क्या है, इसके बाद अपने को इक्वेशंस डिराइव करनी है। आई होप मैंने बहुत डिटेल में समझाया है टॉपिक को, बेसिक्स तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है मैंने। अब इक्वेशंस हम लोग डिराइव करेंगे और वन गो में पूरा, कितना भी बड़ा होने दो लेक्चर, वन गो में मैं आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब एक ही लेक्चर में पूरा करा दूंगा, ताकि इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट एक साथ कवर हो जाए। समझ आया, क्लियर है। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ,
नहीं पसंद आया तो बताओ, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।